नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर में 1291 और भोपाल के अंदर 1008 नए केस आए हैं। एमपी के अंदर दिन ब दिन बढ़ता ये कोरोना का संक्रमण, जिसने आज फिर 3 मंत्रियों को अपनी चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश सरकार में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3 मंत्री संक्रमित हुए हैं, जिनमें मंत्री कमल पटेल, तुलसी सिलावट और विश्वास सारंग की हालत अभी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमित ये तीनों मंत्री कमल पटेल, विश्वास सारंग और तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश सरकार में, जहां भोपाल और इंदौर में तेजी से बढ़ते कोरोना में सरकार अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, उसी समय सरकार के ही ये 3 मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 24 घंटे के अंदर भोपाल में 1008 नए केस आए हैं, तो इंदौर में 1291 नए केसों को रिकॉर्ड किया गया है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश के अंदर दिन ब दिन बढ़ते कोरोना ने कल तक जो विधायकों को अपने चपेट में लिया था, आज तीनों सरकार के मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। संयम आपको बता दूं, प्रदेश में जिस हिसाब से कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं डरावने आंकड़े हैं। और प्रदेश में 24 घंटे में 4755 पॉजिटिव केस मिले हैं और वहीं जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6% पहुंच गया है। और आपको बता दूं, भोपाल में कल जो है 1008 केस मिले हैं जो नए हैं। इनमें 3 मंत्री शामिल हैं मध्य प्रदेश सरकार के, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री कमल पटेल और तुलसी राम सिलावट जो है कल पॉजिटिव पाए गए। इनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। और वहीं इंदौर में जो है 1291 नए संक्रमित मिले हैं, जबलपुर में 349। इसी के साथ दर्शकों को यह भी बताते चले विवेक की एक नया आंकड़ा जो देश में आया है। देश के अंदर आज 2,64,202 नए केसों की बढ़ोतरी की गई है। कल के मुकाबले 6.7% ये आंकड़े नए बढ़े हैं। 2,64,202 नए केस आज भारत के अंदर आए हैं। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या हम बता दें दर्शकों को कि एक्टिव केसों की संख्या 12,72,073 हो चुकी है। बिल्कुल संयम, देश में जो है बीते 24 घंटे में 2,64,000 कुछ नए मरीज जो है आए हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं कि नए साल में जो है कोरोना जो है तेजी से बढ़ा है। जहां कोरोना के 1 जनवरी को 27,553 मामले थे, वहीं आज 13 जनवरी को 2,64,000 कुछ मामले सामने आए। और मैं आपको बता दूं संयम कि देश में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले 5 राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, जिसके 24 घंटे में 46,406 कोरोना के जो है मरीज सामने आए हैं 24 घंटे में। और वहीं 36 लोगों की जो है मौत हुई है कोरोना को लेकर। और वहीं आप दूसरी ओर बात करें तो दिल्ली कहीं पीछे नहीं छूट रहा है। दिल्ली भी जो है मुंबई के बराबर में आने की कोशिश में है। दिल्ली 28,867 नए कोरोना मरीज जो है मिले हैं। और 8 महीने बाद जो है राज्य में एक नए संक्रमित की संख्या जो है सबसे ज्यादा है दिल्ली में। और वहीं आपको बता दूं मैं, कर्नाटक का मामला जो है वो भी गंभीर है। कर्नाटक 25,005 लोग जो है यहाँ संक्रमित पाए गए हैं। 8 लोगों की यहाँ मौत हुई है। वहीं हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में 23,467 नए केस मिले हैं। और तमिलनाडु में जी हाँ संयम, आपको बता दूं तमिलनाडु में अभी खबर आई थी कि लॉकडाउन किया गया है। 24 घंटे में जो है 20,911 जो है तमिलनाडु में पेशेंट आए हैं। और राजस्थान की बात करें तो 9,881 कुछ आए हैं। और जिसमें मध्य प्रदेश थोड़ा सा 4,000 लोग जो है अभी तक संक्रमित पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। जरूर प्रदेश में जो आज देश के आंकड़े हैं 2,64,000 हैं, दिन ब दिन बढ़े हैं। तीसरी लहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उसी के साथ इंदौर में 1291, भोपाल में 1008। यदि कोरोना संक्रमण पर रफ्तार नहीं लग रही है तो केंद्र सरकार राज्यों पर निर्णय छोड़ रही है। और राज्य सरकार में यदि एमपी की बात करें तो 3 मंत्री तुलसी राम सिलावट, कमल पटेल, विश्वास सारंग कोरोना संक्रमित हुई हैं। तो इसी के साथ क्या अब लग रहा है कि कुछ निर्णय शायद शिवराज सिंह चौहान ले पाएंगे या नहीं?
बिल्कुल संयम, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सभी राज्यों के सीएम से बैठक की थी और उन्होंने एक बड़ी बात जो है उसमें कही है कि स्वास्थ्य के मामले में पूरा ध्यान दें और अलर्ट रहें बिल्कुल। और वहीं उन्होंने एक बात ये कही थी कि जो भी पाबंदियां लगाएं वो पहले जीविका के जो स्रोत होते हैं उनको देखकर लगाएं, किसी की जीविका जो स्रोत है उस पर असर ना पड़े और आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए निर्णय लें। वहीं अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो आज शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कलेक्टर, संभाग आयुक्त, मंत्री, विधायक और ग्राम स्तरीय अधिकारी जो है शामिल होंगे और आज कुछ ना कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। संयम, हो सकता है स्कूल बंद कर दिए जाएं और मार्केट का समय जो है खुलने का बदल दिया जाए, तो कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लेंगे शिवराज सिंह चौहान। और मेरा मानना है संयम के शिवराज सिंह चौहान जी को जो है बड़ा निर्णय जो है लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य के अंदर नाइट कर्फ्यू तो जारी है विवेक, लेकिन क्या वीकेंड लॉकडाउन पर विचार कर सकती है सरकार? वीकेंड लॉकडाउन सबसे पहले उसी पर विचार किया जाना है। बिल्कुल संयम, जिस हिसाब से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं, देखिए शिवराज सिंह चौहान की खुद के 3 मंत्री जो है पॉजिटिव आए हैं, उसके पहले विधायक आए थे और वहीं पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी पॉजिटिव आए थे। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है, सैटरडे या संडे बंद रख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेंगे, उसी के बाद शायद कोई बड़ा निर्णय आपके हाथ लग जाए जो जनता को शायद कोरोना से भी राहत दे सके, क्योंकि मास्क को लेकर जो भी प्रचार प्रसार पुलिस कर रही है, रोको टोको अभियान चला रही है, उसके क्या नतीजे हैं देश में केस बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विवेक शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ 6015 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। जो पुलिसकर्मी कल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की चपेट में आए थे, जिसका आंकड़ा हमने आपको बताया था, आज छत्तीसगढ़ में भी पुलिसकर्मियों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। 6015 नए केस, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। ना यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, देश कहीं भी किसी भी राज्य में कोरोना थम नहीं रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में सरकार या प्रशासन का इंतजार मत कीजिए, आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। और छत्तीसगढ़ का ये आंकड़े, जहां 7 लोगों की दर्दनाक मौत 24 घंटे के अंदर हुई है। और इसी खबर पर छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रतीक बेहरा। प्रतीक, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीजों में वृद्धि हो रही है। महीने के मौत के आंकड़े देखें तो कल सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा सामने आया। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 6015 नई मरीज की पुष्टि हुई है और रायपुर में ही 2022 केस की पुष्टि हुई है। विधायक, अफसर, कर्मचारियों के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी कोरोना चपेट में आए हैं। रायपुर, दुर्ग के अलावा 6 और जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5% की सीमा रेखा पार कर चुकी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में संक्रमण दर लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टेस्ट की बात करें तो कुल 63,221 कोरोना सैंपल की जांच हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में 6015 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। राज्य में कोरोना से 7 मौत हुई है और 4636 ठीक होकर डिस्चार्ज। जी, और छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं उसको लेकर क्या प्रशासन कोई सख्ती नहीं बरत सकता है? क्योंकि आज एमपी की बात करें तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने वाले हैं क्राइसिस कमेटी की। छत्तीसगढ़ में क्या दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं सरकारें? छत्तीसगढ़ में शासन ने स्कूल कॉलेज को कोरोना के संक्रमण देखते हुए बंद किया है और प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है, लेकिन आम पब्लिक आज भी सख्ती नहीं बरत रहा है। जी, छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं, आज देश के आंकड़ों की हम बात करें, दर्शकों को बताते चले साथ में कि 2,64,202 नए केस आए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं, 7 लोगों की मृत्यु और 6015 नए मरीज मिले हैं। क्या अब छत्तीसगढ़ के जो इलाके जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, वहां क्या प्रशासन या सरकारें सख्ती करेंगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमेशा ये सवाल उठाई कि हमें वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाई है। जागरूक है, उनको भी जागरूक कर रही है वैक्सीनेशन के प्रति, और वैक्सीनेशन भी लगभग 80 से 90% पूर्ण हो चुका है। जी,
तो प्रतीक, मतलब अब सरकार शायद, भूपेश बघेल सरकार शायद कोई निर्णय लेने में सक्षम हो, क्योंकि 7 मौतों का आंकड़ा एक दिन में बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ के अंदर। भूपेश बघेल की सरकार लगातार कोरोना को लेकर नए नए गाइडलाइन जारी कर रही है और कोरोना को मात देने हर प्रकार की हथकंडे अपना रही है। शुक्रिया आपका प्रदीप बेहरा। एक महत्वपूर्ण जानकारी छत्तीसगढ़ से, रायपुर से प्रतीक बेहरा आप तक पहुंचा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 7 लोगों की मृत्यु और 6015 नए केस जो आए हैं उसको लेकर। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ जो यूपी से है। अब यूपी के बाद एमपी में कांग्रेस की नजर आधी आबादी पर है। एमपी से महत्वपूर्ण खबर है, माफ कीजिएगा, जहां यूपी के बाद एमपी में कांग्रेस की नजर अब आधी आबादी पर है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए महिला वोटर्स को साधने के लिए आज से 14 तारीख से लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की जानी है। कांग्रेस सभी जिलों में यह अभियान चलाएगी, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान, जो यूपी के अंदर एक ऐसा अभियान जो प्रियंका गांधी ने चलाया था, चाहे वो झांसी हो, इसकी शुरुआत हुई थी, लखनऊ, कानपुर, कई जगहों पर यह अभियान को करने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में लड़कियां निकलकर सामने आई हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं एक नए अभियान से कांग्रेस पार्टी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ...2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यह पूरा का पूरा काम कांग्रेस शुरुआत कर रही है महिला वोटर्स को साधने के लिए। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान यूपी में रंग दिखाया था, अब एमपी में क्या इसका रंग दिख पाएगा? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जिस प्रकार से यूपी के तर्ज पर कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो स्लोगन जो प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के दौरान यूपी के अंदर दिया है, अब उसी को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी इसकी कवायद काफी तेजी से देखी जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो महिला वोटर्स है कहीं ना कहीं उनको साधने का जो प्रयास है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस प्रकार से काम हो रहे हैं उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि महिलाओं वोटर्स पर ज्यादा फोकस जो है वो अब सरकार महिला कांग्रेस कर रही है। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये महिला वोटर्स है उनको किस प्रकार से साधना है और किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाने का जो काम है वो कांग्रेस अब करने में नजर आ रही है। लगातार महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रदीप, कांग्रेस ने सभी जिलों में अभियान चलाने का काम रखा है, तो सभी जिलों में कैसी तैयारियां कांग्रेस अभी तक कर पा रही है? और इसको लेकर जो नेशनल लेवल पे जो इनका केंद्र संगठन है कांग्रेस का, वो आखिर किस तरह से आदेश दे रहा है और केंद्र और राज्य के बीच कैसा सामंजस्य रहेगा 2023 को लेकर? देखिए, लगातार जिस प्रकार से जो बातें निकल के आ रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि महिला वोटर्स के लिए जो है ज्यादा, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनको साधा जाए। साथ साथ जो युवा हैं, जो नई युवा पीढ़ी जो महिलाओं की आ रही है उसको भी साधने के काम यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग ये भी देखा जा रहा है कि हमने ये देखा है कि जब तक प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से ये कहा है कि जो महिलाओं को जो भागीदारी देने की जो बात कही है तो उसको करने अब मध्य प्रदेश में भी साकार करने की बात जो है देखने में आ रही है। तो माना जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं महिला वोटर्स की जो भूमिका है वो अहम मानी जाती है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा है कि महिलाएं तो वोट डालने जरूर जाती है लेकिन उनका जो प्रतिशत होता है वो कहीं ना कहीं मर्दों की अपेक्षा कम होता है। तो लगातार महिला वोटर्स को बाहर निकालना और उनको कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाने के लिए पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। महिलाओं को लेकर सभी पार्टी निशाने साधती हैं, कहा जाए तो अपनी तरफ करने के लिए सारे के सारे अभियान चलाती हैं, लेकिन जो प्रियंका गांधी की तरफ से अभियान चलाया गया है लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान, इसमें जो यंग लड़कियां हैं उनको खासकर जोड़ा जा रहा है, जो कि नया वोट बैंक बनता है देश के अंदर। जो नया 18 साल के ऊपर की जो बच्चियां होती हैं वो नया वोट बैंक बनती हैं इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो क्या उसको लेकर पहली बार कोई पार्टी सीधे तौर पर आई है? देखिए, नौजवान पीढ़ी जो है, जो अभी जिनका पहली बार जो अपना मतदान डालने जा रही है उनके बीच में वो जाएंगे। 70 साल में कांग्रेस के जिस प्रकार से जो काम किया उस काम को लेकर के वो जो युवा पीढ़ी है उनको बताएंगे। साथ साथ जो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको जोड़ने का काम भी विचारधारा को बताएंगे, साथ ही उनको कांग्रेस में शामिल होने के लिए और कांग्रेस की जो
हमने ये देखा कि बाल कांग्रेस का जिस प्रकार से गठन किया गया था, बाल कांग्रेस के दौरान भी ये देखा गया था कि जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी कांग्रेस का पाठ पढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब महिला वोटर्स को कहीं ना कहीं जो साधने की जो कवायद है वो लगी हुई है। और ये भी हमने देखा है कि जो नई यंग जनरेशन की जो नई लड़कियां आ रही हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है। चाहे वो किसी भी दल से, किसी भी वर्ग की आयु की महिलाएं हों, चाहे वो नई जनरेशन की अगर बात है वो हो, साथ साथ वो लोग भी अब जोड़ने की कवायद की जा रही जो अन्य क्षेत्रों से आती है। बिल्कुल प्रदीप, एक बड़ी बात आप दर्शकों को बता रहे हैं कि जो 18 साल से नीचे भी हैं, जो वोट बैंक का हिस्सा नहीं बने हैं, जो देश में मतदान नहीं करते हैं, वो भी इस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान से जुड़ रहे हैं। या कहा जाए कि कांग्रेस की दूरदर्शी सोच का नतीजा है, जो एक अभियान के जरिए यंगस्टर्स लड़कियां जो हैं उनको जोड़ा जा रहा है, चाहे वो वोट बैंक का हिस्सा हो ना हो। जी प्रदीप। देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से दोनों ही राजनीतिक दलों, देखिए अगर हम बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करते तो भारतीय जनता पार्टी का एक हमने तरीका देखा है कि शुरू से ही जो बच्चे होते हैं वो या तो किसी विद्यालय में पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए लोग रहते हैं। बिल्कुल उनके संपर्क के कारण जो है वो इस क्षेत्र में आते हैं। अब जो कांग्रेस है यही कोशिश कर रही है कि जो युवा पीढ़ी है उनको 70 साल के दौरान कांग्रेस ने जब से गठन किया गया है, लेकर आज तक की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो राजीव गांधी के समय के इलेक्ट्रॉनिक युग की क्रांति की बात करें या दूसरी जो श्वेत क्रांति रही है, हरित क्रांति रही है, उनको लेकर भी पूरा ये जो प्रोग्राम है वो उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस ने कैसे ही देश को चलाया है और कैसे देश को यहाँ तक लाने में काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये माना जा सकता है कि जो कांग्रेस ये कदम उठा रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है वो 2023 के चुनाव में देखने में आएगा। क्या ये हो सकता है, क्योंकि 2022 के जो यूपी में चुनाव है वहां पर तो नतीजे शायद पहले से फिक्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले शायद कुछ मतदान ला रहे, लेकिन एमपी के अंदर जरूर इसके एक बड़े नतीजे सामने आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से कांग्रेस का यूपी में बिगुल बजाया है और कांग्रेस को वहां पर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में लाने की जो कवायद है वो की जा रही है, क्योंकि देश के कई जो राज्य जो हैं जहां पर आज भी भारतीय जनता पार्टी या उनके जो लोग हैं जो उनके संगठन से जो आते हैं उनके जो दल है वहां पर वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर टोटल अगर कांग्रेस की बात की है तो जो आज की स्थिति कांग्रेस की है वो कहीं ना कहीं काफी गिरी हुई स्थिति देखी जा रही है कि सिर्फ उनके पास गिने चुने क्षेत्र ही हैं कि जहां पर उनकी सरकारें काम कर रही है। तो एक बार वापस जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जो है मेहनत कर रही है, राष्ट्रीय महासचिव भी है वो कांग्रेस की, अब जो उन्होंने यूपी में जिस प्रकार से नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी जो उपलब्धि जो लड़कियों को आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो प्रियंका गांधी ने हालांकि यूपी में चालू की थी, अब उसके ही देखते हुए अब मध्य प्रदेश को भी तर्ज को ये किया जा रहा है। देखिए अब देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसमें जो महिला वोटर्स है कहीं ना कहीं वो ज्यादा अपनी सहभागिता दिखाएंगे और ज्यादा बढ़ चढ़ से चुनाव में हिस्सा लेंगी। अमूमन ये देखा जाता है कि जो वोट परसेंट कहीं पर भी देखा जाता है तो अगर 70 से 72% का अगर वोट बैंक देखा जाता है उसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। वहीं अगर महिला वोटर्स की बात है तो उनसे वोट परसेंटेज जो रहता है वो उनसे 5 से 7% कम रहता है। तो ऐसे में वो वोटर्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो महिला वोटर्स जो है घर से नहीं निकल पा रही है या अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे वोटर्स को जो आगे लाने का काम जो है वो आप कांग्रेस कर रही है। तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में यही वोटर्स जो है जो चुनाव के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बदलेंगे और एक नई सोच और नई दिशा के साथ जो है मतदान करेंगे। जरूर प्रदीप, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान जो अब जोर पकड़ने वाला है, क्योंकि एमपी के अंदर कांग्रेस एक बड़ा विपक्ष भी है और कहा जाए कि अभी कुछ समय पहले ही सरकार चला के आया है। शायद इस अभियान से यूपी में ना सही या यूपी के नतीजे हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन यूपी के अंदर जो माहौल है वो उससे सब वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं, लेकिन एमपी के अंदर ये अभियान शायद कुछ अच्छे नतीजे दे जाए। शुक्रिया आपका प्रदीप। बढ़ेगी अगली खबर की तरफ जो है छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है जिसको लेकर निजी और शासकीय महाविद्यालयों को यह आदेश दिया गया है कि वो ऑफलाइन कक्षाओं को तुरंत बंद कर दें। कोरोना के बढ़ते प्रयोग के कारण
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण ये आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने दिया है। ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह से बंद हैं। अब महाविद्यालयों को ये आदेश पहुंच चुका है, उन्हें ऑनलाइन मोड में ही पूरा काम करना होगा। और छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन कक्षाएं बंद हुई हैं। इसी बात विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रतीक बेहरा जुड़ चुके हैं। प्रतीक, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग का यह आदेश, ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह से बंद, विस्तार से बताइए। जी मैं बता दूं, कोविड-19 की महामारी के बढ़ती संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन प्रदेश के राजकीय निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं व विद्यार्थियों के भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन पद्धति से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शैक्षणिक अशैक्षणिक अमले को 1/3 रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दूं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन व उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। जी, इसी के साथ क्या ये भी है कि जो कोरोना में आज आंकड़े छत्तीसगढ़ में आए हैं 7 लोगों की मौत का, उसी के साथ ये पहला आदेश एक विभाग का निकला है। इसी के साथ और विभाग के कई आदेश, क्योंकि शासकीय अफसरों की बात करें, छत्तीसगढ़ में कई अफसर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्योंकि जी बता दूं, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लगातार शासन नए आदेश जारी कर रही है, जिससे कि कोरोना का संक्रमण कम से कम हो पाए। निश्चित तौर पे आगे भी और आदेश देखने को मिलेंगे। जी, जो उच्च शिक्षा विभाग का आदेश है उसके बाद कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन जो परीक्षाओं का समय है, कहा जाता है कि फरवरी मार्च में परीक्षाओं का दौर होता है, अप्रैल तक चलता है, उसको लेकर क्या कुछ आगे गाइडलाइंस तय की गई, क्या वो आगे बढ़ा दी जाएंगी? नहीं, निश्चित तौर पर बता दूं, ये परीक्षाओं का माहौल होता है और परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होने के भी निर्देश जारी किए और साथ ही क्लासेस जो ऑफलाइन मोड से हो रही थी वो क्लासेस अब ऑनलाइन मोड से होगी। सरकार का यह कहना है कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और कोरोना का संक्रमण भी ना बढ़े, इसको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर दर्शकों को बताते चलें कि कई पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हुए हैं, शासकीय अफसरों कोरोना संक्रमण हुआ है। 7 लोगों की मृत्यु की खबर छत्तीसगढ़ से आज आई है। कोरोना के कारण 6015 नए मरीज कोरोना के मिले हैं और इसी के बाद उच्च शिक्षा विभाग का यह आदेश कि पूरी तरह से कॉलेजों को बंद किया जाएगा ऑफलाइन मोड पर, ऑनलाइन मोड पर ही कक्षाएं चलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक। बात अगली खबर की, जो है भोपाल राजधानी में अशोका गार्डन में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक बदमाश मोनू मटका की मौत हो गई है। कमिश्नर सिस्टम के बाद इतनी बड़ा खूनी संघर्ष का यह मामला है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद शहर का यह पहला खूनी संघर्ष का यह मामला, जिसके अंदर राजधानी अशोका गार्डन का यह पूरा मामला है, जहां 2 गुटों में खूनी संघर्ष के बीच एक मृत्यु की खबर आई है। आप जान सकते हैं कि कमिश्नर सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर लाया गया था सिर्फ इस कारण से कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे संभाला जा सके, लेकिन उसका क्या हाल है वो आपके सामने है। और इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 2 गुटों में खूनी संघर्ष, कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, प्रदेश के अंदर जो राजधानी भोपाल और इंदौर के अंदर पुलिस सुरक्षा प्रणाली को लागू कर दिया गया, जिसके बाद एक बड़ी घटना जो है कल देर शाम जो है देखी गई है राजधानी भोपाल में के अशोका गार्डन क्षेत्र में, जहां पर 2 गुटों में जो खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें ये दे बताया कि कुछ दोनों जिसमें एक बदमाश जो नामी बदमाश था उसकी मौत हो गई है मौके पर ही। जो ये जानकारी आ रही है कि जमकर तलवारबाजी जो है वहां पर की गई है, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें जो एक बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान ये विवाद हुआ है, क्योंकि मोनू मटका जो एक पुराना शातिर बदमाश भी माना जाता है और ऐसे में प्रमोद शर्मा नाम के शख्स के घर में कोई कार्यक्रम था, वहां पर किसी बात को लेकर के वहां पर जो है बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद तलवारबाजी पूरी हुई है। मोनू मटका की जो है मौत हो चुकी है, बाकी अन्य जो है उनका जो इलाज है अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है। कमिश्नर सिस्टम के बाद की यह पहली घटना है जिसके बाद इतना बड़ा खूनी संघर्ष हुआ है। शुक्रिया प्रदीप आपका।
कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद की ये पहली घटना भोपाल में, जहां खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।